लगता है यहाँ पर काफी दिनों से कोई आया नहीं है। पंकज, जरा वो बॉम्ब डिटेक्टर लेकर आओ। अगर यहाँ पे बॉम्ब बनाया है तो कोई ना कोई ट्रेसेस तो मिलेगा ही। ये बारूद के तो ट्रेसेस नहीं दिखा रहा है। अरे यार, पूरा जंगल छान मारा, बॉम्ब का कहीं अता पता चल ही नहीं रहा है। सर, कहीं वो मैसेज पढ़ने में हमसे गलती तो नहीं हुई? नहीं पंकज, उस मैसेज को हमने सही डिकोड किया है। धमाका तो यहाँ इसी जंगल में होगा। आसपास देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई धमाका हुआ। एसीपी साहब को यहाँ की लोकेशन भेज दो। सर फोन बंद है। सर, ये मॉनिटर भी बंद है। ओह नो, मेरा फोन भी बंद है। फोन बंद है, बॉम्ब डिटेक्टर बंद है, ये सब एक साथ बंद हो गए। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। गाड़ी के पास चलते हैं। नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट भी चल नहीं रही है। कमाल है, एक साथ सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद हो गए। ये चक्कर क्या है? सर, ये क्या वजह हो सकती है? ओह नो, He's dead. सर, कहीं इस आदमी ने उसकी तरह अपनी जान तो नहीं ले ली? नहीं पंकज, इसके पीठ पे 2 गोली लगी है और ये छाती में एक। ये खुदकुशी तो नहीं है, मर्डर ही है। तो बेचारा उन लोगों से बच के भाग रहा होगा। 2 गोली मारी पीठ पे और जब गिर गया तो सामने आके 1 गोली सीने पे। आई गैंग का कोई खुलासा करने वाला होगा ये, इसलिए इसकी भी जान ले ली। चीखने की आवाज तो अभी अभी आई थी ना। देखो जरा आसपास दिखते हैं क्या वो लोग? ना कोई पर्स है, ना कोई आईडी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है? रघुवीर, साइंटिस्ट रघुवीर। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर लापता हैं। आज सुबह वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन घर पर वापस नहीं लौटे। 6 महीने पहले किडनैप हुआ था ये आदमी। आज मिला तो इस हालत में। या हाथ में और पैर पे रस्सी का निशान है। सर ये देखिए, ये पेट पे बुलेट्स हैं। यहाँ पर इधर से बुलेट चली है, मतलब रघुवीर जी उधर से भाग के आ रहे होंगे। इस तरह से भाग के आ रहे थे तो वहीं कहीं बांध के रखा होगा उन्हें। चलो देखते हैं उधर। अभिजीत, ये देखो, ये 2 अलग अलग निशान है। ये जूतों के और ये पैरों के निशान।
ये जो नंगे पैर निशान है ये तो शायद रघुवीर जी के होंगे। और जूतों के मुजरिम के होंगे सर? नहीं, मुजरिम का निशान या तो आगे होना चाहिए या थोड़ा पीछे। ये दोनों निशान एक साथ। इसका मतलब रघुवीर जी के साथ कोई और आदमी भी था जिसे आई गैंग ने बंदी बना के रखा हुआ था। हाँ, रघुवीर जी और ये दूसरा आदमी साथ में यहाँ से भाग निकले होंगे। सर पता नहीं दूसरा आदमी कहाँ होगा, बच गया होगा या फिर आई गैंग वालों ने उसे फिर से पकड़ लिया। चलो उस तरफ चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हिलों का अड्डा है। Oh no. Oh no. बाहर है कोई? नहीं। माय गॉड, इतना सारा खून है यहाँ पे, गोलियां चली हैं। हुआ क्या है यहाँ पे? देखो चारों तरफ। हाँ? नहीं, मर चुकी है। बेचारे, लगता है यहाँ पे कैंपिंग करने आए होंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। मगर सर ये आई गैंग इन बेगुनाहों को क्यों मार रहा है सर? लगता है इन लोगों को आई गैंग के बारे में कुछ पता लग गया था जो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए था। सर जिंदा है सर, गोली छू के निकल गई है पर खून बहुत बहा है। पंकज, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी। देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। क्या नाम है आपका? तान्या और मेरे दोस्त। आपके दोस्त अब इस आपके दोस्तों पे हमला किसने किया? किसने मारा? पता नहीं, हम लोग तो कैंपिंग करने आए थे, अचानक एक अजीब सा आदमी आया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन है आप? मुझे बचा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? सब अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? वो सबूत उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये आप किनकी बात कर रहे हैं और कौन सा सबूत? लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बचाओ मुझे। भाई साहब आप तसल्ली रखो, हमारे कुछ दोस्त जंगल गए हैं लकड़ी काटने, वो बस कुछ देर में आ जाएंगे, फिर वो आपको सही सलामत छोड़ देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो डॉक्टर रघुवीर थे, उनकी भी मौत हो गई। आप लोग सही वक्त पे आ गए, वरना मैं भी नहीं बचती। तान्या, आप जब आदमी यहाँ पे मदद मांगने आए थे तो क्या हुआ था उस वक्त? वो मेरा बॉयफ्रेंड समीर, वो उन्हें मेन रोड तक छोड़ने गया था और वो भी लौट कर नहीं आया, और तभी अचानक कुछ लोग आए। और हम पे गोलियां चलाने लगे। पता नहीं समीर जिंदा भी है। जी, वहां जहां हमें डॉक्टर रघुवीर के पैरों के निशान मिले थे, वहां पे जूतों के भी निशान मिले थे। कहीं वो निशान इस समीर के तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रघुवीर जो सबूत की बात कर रहे थे वो कहाँ है? उनकी लाश के पास है तो कुछ मिला नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर रघुवीर ने वो सबूत समीर को दे दिया हो और वो आई गैंग के जंगल से भाग गया। बच गया तो अच्छा है, वरना गैंग के हाथ लगा तो छोड़ेंगे नहीं।
इस समीर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि उन लोगों के हाथ लग जाए। मगर सर, इस आई गैंग ने रघुवीर जी को पकड़ के रखा क्यों था? ये जो जंगल में ब्लैकआउट हुआ है ना, ये शायद उन लोगों ने जबरदस्ती रघुवीर जी से करवाया है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि रघुवीर जी को बंदी बनाकर उन लोगों ने कहाँ पे रखा था, तो उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। होगा तो जंगल में ही ना। तान्या, देखो, समीर को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है? हाँ सर। तान्या, पहले ये बताओ कि जब आप लोग यहाँ पर जंगल में आए थे कैंपिंग के लिए, तब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सुना या देखा जो आप लोगों को अजीब लगा हो? नहीं सर। ध्यान से सोच के बताओ। कोई किसी आदमी को देखा हो, कोई जानवर, कोई साउंड, कुछ भी? हेलीकॉप्टर जैसी आवाज थी, मुझे लगा मेरा वहम होगा, क्योंकि इस जंगल में हेलीकॉप्टर कहाँ से आ सकता है? हो सकता है उस गैंग का हेलीकॉप्टर हो यहाँ पे। एक बार ये पता चल जाए कहाँ पे लैंड हुआ है, तो फिर उनके ठिकाने तक पहुँचा जा सकता है। अच्छा, आप लोग जब जंगल में आए तो अपने साथ जंगल का मैप तो लाए होंगे? ये देखो, इस जंगल में तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे ये जगह खाली है और एक ये दो जगह पे पेड़ कम है। यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, चल के देखते हैं। पूर्वी, पंकज, तान्या पे ध्यान रखना, हम लोग चेक करते हैं। दया, हाँ, यहाँ देखो, आग जलाई गई है। ये बॉन्डफायर तो वहां पे भी है। ये देखो, यहाँ पे और इधर भी। ये तो ऐसा लगता है पूरा सर्कल बनाया गया है। हाँ, ताकि रात को जब ये चॉपर यहाँ पे लैंड हो, उसे रोशनी मिल सके लैंडिंग के लिए। अगर चॉपर यहाँ पे लैंड हुआ है ना, तो उनका ठिकाना भी यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। डिफेंस एरिया? अरे यहाँ आसपास तो ऐसा कोई बेस नहीं है मिलिट्री का। हो सकता है कुछ साल पहले ये डिफेंस एरिया रहा हो, चूंकि यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, इसलिए इस गैंग ने इस एरिया को अपना अड्डा बना लिया। ये देखो, लगता है रघुवीर जी को यहीं पे बांध के रखा था और यहाँ पे उनसे कोई जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। मेमोरी चिप है, शायद कोई राज छुपा हो इसमें। क्या? ये तो एक आर्टिकल है रघुवीर जी के, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बारे में। ये कैसे काम करता है, इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ठप हो जाते हैं। ओहो, तो कहीं ये जो ब्लैकआउट हुआ है यहाँ पर, ये इन हथियारों की वजह से तो नहीं है? हो सकता है। ब्लूप्रिंट है बॉम्ब का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। ओह,
तो डॉक्टर रघुवीर को ये आई गैंग वालों ने इसलिए किडनैप किया ताकि वो उनके लिए ये ईएमपी बॉम्ब बना सके। हमें लग रहा था कि कोई नॉर्मल बम होगा, आरडीएक्स बारूद वाला बम जो कहीं पे ब्लास्ट होगा, जबकि ये था ईएमपी बम जिसका इस्तेमाल ये लोग शायद कर चुके हैं। तभी हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण थे चल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद हो गई थी, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसे किसी बॉम्ब का इस्तेमाल करना था तो जंगल में क्यों किया? कहीं भी कर सकते थे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, ऐसे सुनसान जंगल में क्यों? शायद ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ब्लूप्रिंट मिला है। हाँ, बी, इसमें बी लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बी। दूसरा ब्लूप्रिंट है बम का। ओह, जंगल में जो ब्लास्ट किया गया था वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया गया था, ये देखने के लिए कि ब्लैकआउट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। असली बॉम्ब तो कहीं और ही फोड़ेंगे, ऐसी जगह जहां पे ज्यादा नुकसान और बर्बादी हो सके। ये डॉक्टर रघुवीर अपने साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सामान यहाँ से ले गए होंगे, जैसे बॉम्ब का ट्रिगर या फिर कोई ऐसा हिस्सा जिससे बॉम्ब ब्लास्ट ही ना हो। और अब वो चीज समीर के पास होगी। समीर उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए और जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसे। हाँ, ठीक हो जाओगे, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूर्वी, हाँ, तानिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? पंकज, बुखार बहुत तेज है और ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। मैं जितनी मरहम पट्टी कर सकती थी मैंने की। शी नीड्स अ डॉक्टर, पंकज। सर अभी से भी नहीं आया अभी तक। पूर्वी, लगता है आई गैंग वाले। तुम एक काम करो, तुम तानिया को लेकर यहाँ से निकलो, अभिजीत सर और दया सर को ढूंढो। मैं इन लोगों से निपटता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस आई गैंग का सामना हम साथ में करेंगे। पंकज, बहस मत करो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम सच्ची में बोला, तुम जाओ। पंकज, बोलो, अब शायद हम में से ऐसे कोई भी नहीं जा पाएगा। रुक जा, पीछे, रुक जा इधर। पंकज, पूर्वी, तानिया, ये कहाँ चले गए? अरे पंकज, नहीं है? यहाँ तो नहीं है। अरे यार, कहीं उस गैंग के हाथ तो नहीं लग गए? पूर्वी, पंकज, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ये तो पूर्वी की लिखावट है। अरे लगता है हमारे लिए कुछ संदेश लिखना चाहती थी। इसके पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, मगर आरे का मतलब क्या हो सकता है? अरे रेडियो हो सकता है। हाँ, क्योंकि उस नंबर स्टेशन पे भी मैसेजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भेजे जा रहे थे। और अब इस ब्लैकआउट के बाद मोबाइल फोन तो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेडियो बजता है आपस में संपर्क के लिए। और शायद इस ईएमपी बॉम्ब का असर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। गाड़ी में पड़ा हुआ है रेडियो।
सीआईडी से दिख रही है ना? हाँ, पूर्वी और पंकज को शायद वहीं लेकर गए होंगे उन लोग। वहीं चल के देखते हैं। इतने घने जंगल के बीच में अच्छा खासा गांव है, पर यहाँ तो एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। इतना अंधेरा है। नहीं, गोली मत चलाना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। देखो हमें मत मारो साहब। बाहर निकलो, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा साहब, आप लोग आ गए। आप लोगों के आने से पहले कुछ लोग आए और गांव में कोहराम मचा के चले गए साहब। क्यों, क्या किया उन लोगों ने? साहब यहाँ के रहने वालों के घर में, एक एक जना के घर में घुस घुस के उनका सामान उलट पुलट कर दिया, और अब वो किसी लड़के को ढूंढ रहे थे। कोई समीर होगा। अच्छा, उन लोगों के आने से पहले कोई लड़का यहाँ आया था पनाह लेने के लिए? नहीं साहब, कौनो नहीं आया। एक एक घर में जाके ढूंढना होगा, कहीं समीर उनके हाथ न लग गया हो। जी, एक मिनट घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। ये बताओ कि कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया पनाह मांगने या मदद मांगने के लिए? नहीं, कोई नहीं। ये दरवाजे पे यहाँ खून कैसे लगा है? खून? कौन सा खून? मुझे मालूम था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। घर की तलाशी लेनी होगी हमें। मुझे मत मारना, मेरे पास कोई सामान नहीं है। बाहर निकलो। कौन हो तुम? समीर? आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारी दोस्त तान्या ने बताया। तान्या? तान्या ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, लेकिन अफसोस तुम्हारे बाकी के दोस्त वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मैं तो उनकी मदद करने गया था, मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। उनका नाम डॉक्टर रघुवीर था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। अच्छा, उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी रखने के लिए, छुपाने के लिए? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो तो बार बार बस ये कहते रहे कि उनको यहाँ से किसी तरह बच निकलना है, वरना वो लोग उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। फिर अचानक से वो मुजरिम आ गए और धनाधन गोलियां चलाने लगे। सर, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और यहाँ आकर छुप गया। अगर समीर के पास नहीं है तो डॉक्टर रघुवीर ने वो सबूत या सामान कहीं छुपा दिया होगा। जिस तरह पूर्वी, पंकज और तानिया उन मुजरिमों के हाथ लग गए थे, वैसे ये सामान भी उनके हाथ लगा होगा। मैं एक बार फिर चेक करता हूँ उस रेडियो को। बॉस, हमने सब जगह देख लिया, नहीं मिला। ठीक है, एक काम करो, फैक्ट्री में वापस आ जाओ, प्लान बी चालू करते हैं। या सबूत नहीं मिला होगा इन लोगों को, या फिर समीर। अभी ये तो फैक्ट्री में जाके पता चलेगा, हो सकता है पूरी पंकज भी वहीं हो।
यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री है क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं। पंकज, पूर्वी, पंकज, ठीक हो तुम? पूर्वी, कैसे हो तुम लोग? हाँ? सर आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ बुलाने की उसकी साजिश थी सर। क्या? प्लीज यहाँ से चले जाइए। साजिश? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? Oh no. निकलो! संभालो, संभालो! संभल के दया बैठी तुम लोग पीछे हटो पीछे हटो अरे तुम लोग पीछे हटो पीछे पीछे हटो पीछे संभल के आई गैंग कोराम मचा के रखा इस गैंग ने। आज तक कोई ऐसा मुजरिम नहीं था, कोई ऐसी गैंग नहीं थी जो हमारे हाथ से निकल गई है। मगर ये आई गैंग ये हमारे हाथ नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? सर इन्हें अगर जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो ये अपराध का कैंसर पूरी दुनिया में फैला देंगे। हाँ अभिजीत, दूसरा EMP ब्लास्ट होने से पहले इन तक पहुंचना ही पड़ेगा, इन्हें पकड़ना ही होगा। मगर सर ये कैसे पता चलेगा कि वो दूसरा बॉम्ब कहाँ पे ब्लास्ट करने वाले हैं? लोग तो निकल गए थे वहां से, शायद उनके हाथ वो खास चीज लग गई जो डॉक्टर रघुवीर के पास थी। अभिजीत, याद है दया को वो चिप मिली थी बंकर में? शायद उस चिप के अंदर ब्लास्ट की डिटेल्स होंगी। सर वो चिप पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन मैंने उसका कोड क्रैक कर लिया। एक मिनट सर, ये देखिए। माय गॉड, इसने तो बॉम्ब कैसे बनाना है उसकी डिटेल्स दिए हैं और फिर उसके घातक इफेक्ट्स भी। और कहां पे ब्लास्ट हो सकता है उसकी भी डिटेल्स है। गवर्नमेंट कंप्यूटर, नेशनल सिक्योरिटी साइट, एयरप्लेन्स। प्लेन में अगर ब्लास्ट हो गया सर तो बिजली बंद तो प्लेन क्रैश। ये बॉम्ब उतना ही खतरनाक है जितने बाकी बॉम्ब भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी। सर इसमें तो कई जगह दे रखी है, इनमें से वो किस जगह पे अटैक करने वाले हैं इसका पता चल जाता तो। सर उसका जवाब इसी चिप में है। ये देखिए सर। ये बिजली बादल क्या है ये? सर ये बिजली और बादल, ये दोनों वर्ड्स इस चिप में भरे पड़े। जहां तक ऐसा लगता है कि जो बिजली का ब्लैकआउट हुआ था ये उसी का कोड है। नहीं, ये कोडवर्ड जरूर है मगर बिजली के ब्लैकआउट का कोडवर्ड नहीं है। ये कोडवर्ड ब्लास्ट कहां पे होने वाला है उसी का है ये। सर पहले तो नंबर्स के जरिए लोग संदेश पहुंचाते थे, अब कोई नया तरीका निकाला है इस आई गैंग ने संदेश आगे पहुंचाने का। हाँ, लोकेश को बुलाते हैं। बिजली बादल
BIJLEEBADAL। ओके, व्हाट इफ हम इन शब्दों को शब्दों की तरह नहीं बल्कि नंबर्स की तरह देखें? अब वो कैसे लोकेश जी? मैं समझाता हूं फ्रेडी जी। मान लो A का नंबर है 1, B का 2, C का 3, D का 4। वैसे ही A to Z यानी कि 26 अल्फाबेट्स के 26 नंबर 1 to 26 में हो जाएंगे। अब अगर हम बिजली बादल शब्द को डिकोड करते हैं नंबर्स के जरिए तो नंबर आएंगे 2, 9, 10, 1, EE, 5, 5, बादल 2, 1, D, 4, A, 1, L, 2। तो ये डिकोडिंग है 29101 255 214 112। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिजिट। मगर साहब किताब का ISB नंबर तो 13 डिजिट का होता है ना? हाँ, तो फिर ये कौन सा नंबर हो सकता है 14 डिजिट वाला? अभिजीत, मान लो ये ISB नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, और ये 29 29 है, और 10 ये तो 10 ही है। कि ये डेट नहीं हो सकती 29 अक्टूबर? सर 29 अक्टूबर तो 2 दिन पहले थे। अब बचे 10 नंबर। ISB नंबर होता है 13 डिजिट का, तो फिर ये 10 नंबर ये क्या होंगे? हो सकता है कोई ISB नंबर ही हो किसी का। पर 13 डिजिट का ISBN नंबर सिर्फ किताबों का होता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और दूसरे एडिटोरियल्स का ISSN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल्स नंबर। फिर अभिजीत, हो सकता है ये 8 डिजिट जो है वो ISS नंबर है, और बचे 2 मैगजीन या अखबार के पन्ने भी हो सकते हैं। पंकज, एक काम करो, 29 अक्टूबर की जितने भी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स है सबकी लिस्ट निकालो और देखो ये ISS नंबर किसका है। सर, सर ये तो कोई न्यूज़पेपर का ISS नंबर है। मुंबई मेल, कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में। टर्की, ईरान, अफगानिस्तान से डिप्लोमेट आए हमारे देश में। 1 नवंबर को कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ऑयल पाइपलाइन की डील फाइनल होगी। टर्किश डिप्लोमेट मिस्टर हसन की वजह से हो रही है ये ऑयल पाइपलाइन की डील। माय गॉड, मतलब सर यहाँ ब्लास्ट करने वाला ये आई गैंग, इनके निशाने पे टर्किश डिप्लोमेट है। माय गॉड अभिजीत, आज 1 नवंबर है, ये EMP ब्लास्ट तो कभी भी हो सकता है। गाड़ी क्यों बंद कर दी? सर मैंने नहीं बंद किया, अपने आप बंद हो गई। अपने आप बंद हो गया सर? EMP लगता है इस जगह पे EMP बॉम्ब का असर हो रहा है। वॉकी भी नहीं चल रहा है। AC क्यों बंद है? सर सब गाड़ियां बंद हो गई हैं और वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा है। उतरो तुम लोग, कम ऑन फास्ट। सर गाड़ी अपने आप बंद हो गई और वॉकीज भी काम नहीं कर रहे।
कवर करो। सर पता नहीं अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई और कोई भी इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहा है और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। Are you all right? समीर, तुम? कभी नहीं। सूरज, असली समीर तो तब का मर चुका है। असली समीर मर नहीं चुका है, उसे तुमने मारा है और अब असली समीर बनकर घूम रहे हो। असली वाले को मार, मैंने उन गांव वालों को धमकाया। अगर किसी को भी मेरे बारे में बताया, दोनों अपनी जान से हाथ हो। नहीं। जानबूझकर तुम सीआईडी वालों को मैं उस फैक्ट्री की लोकेशन पे ले गया ताकि तुम सबकी चिता वहीं जाए। सपने देखना बंद करो। सीआईडी की चिता जलाने वाले बहुत आए और बहुत गए। चिता तो अब तुम लोगों की जलेगी। अभिजीत, गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी खत्म नहीं होती, उसमें फिर से पेट्रोल डलता है और गाड़ी फिर से चलती है। हमारी गैंग भी वैसी ही है, फिर से पेट्रोल डालें, लेकिन इस बार गाड़ी कहां रुकेगी इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बार तुम्हारी गाड़ी हमारी जेल की सलाखों के पीछे रुकेगी। तुम्हारी गैंग का बॉस कौन है? उसका तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। इस आग में कई लोग जलेंगे।
देख के नहीं चल सकता क्या? अंधा ही हूँ भाई। अरे भाई सॉरी, मेरी छड़ी मुझे पता नहीं था। आपको ऐसे नहीं निकलना चाहिए, कहीं चोट लग जाएगी आपको। माफ करिए, पर मुझे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आराम से जाइएगा। जी जी। आप चले जाएंगे या मैं छोड़ के आऊँ? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। क्या हो गया यार, ये इतना दर्द क्यों हो रहा है? कुछ नहीं होगा रमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। होल्ड ऑन रमन, पैर पकड़ो। डॉक्टर इंजेक्शन, जल्दी फास्ट, क्विकली। डॉक्टर इंजेक्शन दो जल्दी। Oh my God, he's dead. और इनकी मौत नेचुरल भी नहीं है। अब क्या? I know प्रिया, it's a murder. और मैंने डॉक्टर सालुंके को इस केस के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया था। अब तक तो उन्होंने फाइंड आउट कर भी लिया होगा कि रमन की मौत की वजह क्या होगी। जहर? रमन की मौत जहर से हुई है? हाँ बस, बहुत खतरनाक जहर है। ये पहले इंसान के दिमाग पर असर करता है। पहले डिलेरियम, फोटोफोबिया, एमिनेशिया। उसके बाद ये जहर इंसान के बाकी के अंगों पर असर करता है। बाकी के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। सर साहब, इसका कोई एंटीडोट तो होगा ना? हर जहर का एंटीडोट होता है फ्रेडी, लेकिन उसके लिए हमें उस जहर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बस ये जहर आसानी से पकड़ में नहीं आता है। मुझे भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़े इसे ढूंढने के लिए। सर, जहर दे के मारना एक अलग बात है, और ऐसा जहर देना जिससे इस तरह तड़प तड़प के मरे, ये जरा चौंकाने वाली बात नहीं लगती? लेकिन ये जो भी कोई है, ऐसी नफरत करता था रमन के साथ कि उसने उसे ऐसी खतरनाक मौत दे दी। समझ में नहीं आता कौन हो सकता है ये, कौन होगा? कोई भी हो सकता है सर, रमन को जुए की लत थी। क्रिकेट, रेस कोर्स, सट्टा, हर तरह का जुआ। और इसी चक्कर में वो 5 करोड़ के कर्जे में था। 5 करोड़? 5 करोड़? हाँ सर, उसको धमकी भरे मैसेजेस भी आए थे। उसके फोन रिकॉर्ड्स में ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं जो उसको बुकीज और सट्टेबाजों ने भेजे। ये देखिए सर, हो सकता है इन्हीं में से किसी की धमकी सच साबित हो गई होगी। पता नहीं, पर जिस तरह से इसको मारा है सर, लगता तो नहीं है किसी बुकी का काम है। फिर भी इन्हें बुलाना तो पड़ेगा, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ। हेलो एसीपी प्रद्युमन। अच्छा, ठीक है। आप रमन का चचेरा भाई हितेन। हितेन, किसी ने रमन का खून कर दिया है। क्या लगता है आपको किसने किया होगा? मुझे नहीं पता सर। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था सर। हम किसने किया, कैसे किया, ये तो नहीं पता सर। लेकिन इतने सारे लोगों से दुश्मनी, इतने सारे लोगों का कर्जा, उन्हीं में से किसी ने। अच्छा, आपके अलावा परिवार में इनका और कौन? माँ है इसकी, लेकिन अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। ठीक है हितेन, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो बॉडी अभी यहीं रहेगी हमारे पास। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर 1 लिखवा दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको तकलीफ देंगे। जी सर।
जितना ही दिखा रहा है। हाँ, बॉडी ले जाने की जल्दी नहीं थी, जैसे ही बोला जाओ तो निकल गया। कोई पूछताछ नहीं कब मिलेगी बॉडी। गड़बड़ है, गड़बड़ है ये हितेन, बड़ी गड़बड़ है। ऐसे लग रहा था जिसे ये बात पक्की करने आया था कि रमन मरा है या नहीं। नजर रखो उस पर। रमन, रमन बेटा, रमन क्या हुआ बेटा? रमन मैम, आप बेटा मेरा रमन, माँ मैं इसकी वसुंधरा। बेटा क्या हुआ? मैं तो तेरा इंतजार करती रही कि तू आएगा और मुझे घर ले जाएगा एक दिन, पर तू तो इतना दूर चला गया बेटा। रमन, तो आप अपने बेटे रमन के साथ नहीं रहती थी? जी नहीं सर। आप? सर मेरा नाम मदन है। भगवान, मुझे क्यों बिठा रखा यहाँ पे? उठा लेता मुझे ही। संभालो अपने आप को। और कितना रोग इस नालायक के लिए। इसको अपनी करनी की सजा मिली है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। चाहे जैसा भी था, बेटा था मेरा। क्यों, ऐसा क्या किया था इसने इनके साथ? इन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, सड़क पर छोड़ दिया अकेले। ऐसा क्यों? बोला माँ बहुत कर्जा है, घर बेचना पड़ेगा और मेरा खर्चा भी नहीं उठा सकता, इसीलिए मुझे छोड़ दिया। और फिर क्या करती सर, ठीक से दिखाई नहीं देता, कहाँ जाती मैं? पड़ी रही फुटपाथ पे, भूखी प्यासी, बेघर बेसहारा। फिर शायद भगवान को दया आ गई और उसने उस फरिश्ते को भेज दिया। उसका चेहरा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और मैं चली गई। एक बड़ा आदमी मुझे इसके पास ले गया। सर दरअसल मेरी एक संस्था है, संयुक्त वृद्धाश्रम। हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि इन जैसे बुजुर्गों को घर जैसा प्यार और सम्मान मिल सके। माँ जी मुझे वृद्धाश्रम के गेट पर मिली थी एक चिट्ठी के साथ, जिसमें लिखा था कि इनका ख्याल रखना। बस उसी दिन से संयुक्त वृद्धाश्रम इनका घर बन गया। आज सुबह लैंडलाइन पे फोन आया कि इनके बेटे की मौत हो गई है। बस इनसे रहा ही नहीं गया। माँ है ना। मेरी आपसे विनती है, इसके कातिलों को छोड़ना मत सर, जरूर सजा दिलवाना सर, जरूर सजा दिलवाना। देखिए माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ हम रमन के कातिल को नहीं छोड़ेंगे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। थोड़ा ख्याल रखिए अपना। मदन, इनका ख्याल रखना। और एक बात, किसी भी चीज की आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। कमाल है। तारिका, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से इसकी जांघ पर ये जो निशान है ना, ये या तो किसी एलर्जी का है या फिर किसी जहरीले कीड़े मकोड़े के डंक का निशान है। इस हितेन की हरकतें ठीक नहीं लग रही है सर। ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उस पर शक करना बनता है सर। एक और बात है सर, कुछ समय पहले ये रमन ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब रमन के मरने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहा है सर। सर एक मिनट, यहाँ आएंगे प्लीज। सर इसके स्किन पे ना मुझे कुछ ये अजीब सा दिख रहा है। तारिका, ये जो अजीब सी चीज है ना,
दरअसल ये पैराफिन है। पैराफिन? मोम। अरे तो इसका मतलब वो जहर इसके थाई में नहीं इंजेक्ट किया गया? किया गया। वो जहर इसकी थाई में ही इंजेक्ट किया। तो फिर ये मोम कहाँ से आया? मोम कहाँ से आया? तारिका, यहाँ से खूनी ने जहर इंजेक्ट किया। दरअसल ये जहर मोम से, पैराफिन से कोटेड था, इसीलिए इसकी इस चमड़ी पर भी और इसके खून में भी हमें पैराफिन मिला है। क्योंकि खूनी नहीं चाहता था कि ये जहर तुरंत इसके शरीर में जाकर के असर दिखाए, इसलिए उसने इसे कोट कर दिया। और ये जो जहर है, इसको माइन, ये एक बायो पॉइजन है, जैविक जहर। खूनी ने इसे मोम से कोट किया, इसके शरीर में इंजेक्ट किया और फिर इसके शरीर की गर्मी से मोम पिघलने लगा और वो जहर इसके खून में मिलकर के अपना असर दिखाने लगा। मतलब ये जहर किसी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि पैलेट यानी छोटी गोली के फॉर्म में इसके शरीर में डाला गया है। एग्जैक्टली। ये है वो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे रमन इंजीनियर था। उसके कोलीग बता रहे थे कि यहाँ से निकलने के बाद उसको कुछ पैर में तकलीफ हुई है। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों ने बताया कि जब तक वो कंस्ट्रक्शन साइट में था तब तक तो वो ठीक था। इसका मतलब जो भी हुआ कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आने के बाद हुआ, तो यहीं पे हुआ होगा। यहाँ पे तो आसपास पता करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। सर आप लोग चलिए, मैं जरा चाय पी के आता हूँ। मतलब चाय वाले से पूछ के आता हूँ, कुछ देखा है क्या? अभिजीत, ये बच्ची कंस्ट्रक्शन साइट के सामने अखबार बेच रही है, पूछते हैं उससे। क्या नाम है बेटा आपका? चुटकी। चुटकी। अच्छा बेटा जरा ये देखो, ये फोटो देखो ध्यान से। इनको जानती हैं आप, पहचानती हैं? हाँ, ये अंकल तो हमेशा मुझसे अखबार खरीदते थे, पर 3 दिन से नहीं आए। तो 3 दिन पहले आपने इस अंकल को यहाँ पे देखा था? हाँ, एक आदमी के साथ ये टकरा गए थे, इनको चोट भी लगी थी। वो आदमी बहुत अजीब था। अजीब मतलब? ओ, अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता क्या? अंधा ही हूँ भाई। क्या हो गया यार? दर्द क्यों हो रहा है? तो अंधा नहीं था और उसी ने हमला किया रमन पे। अच्छा बेटा, आप वो जो अंकल थे उनको पहचान सकते हो? देखा था आपने उनको ठीक से? नहीं। अच्छा वो कार का नंबर देखा आपने? नहीं अंकल, वो अंकल को कार चलाते देख मैं एकदम चौंक गई थी, इसलिए कार का नंबर याद नहीं है। पर क्या बात है अंकल, इंजीनियर अंकल ठीक तो है ना? नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो अभी किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए, अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे। थैंक यू। आप इस समय अखबार बेच रही हो, स्कूल नहीं जाती आप? क्या बात है, हैं? स्कूल तो जाना चाहिए। आप कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो। एक्चुअली हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और आपको भी जाना चाहिए। पर स्कूल जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ना अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा अगर आपको पैसे ना देना पड़े तो आप स्कूल जाएंगी? हाँ अंकल जरूर जाऊंगी, मुझे पढ़ना है। समीर अब तुम्हारी बारी। हाँ बोलो। हाँ यार, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। देखो
मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इस खंडहर के लिए एक कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाला। ओए, दिखाई नहीं दे। मेरी छड़ी। सॉरी आई एम सॉरी मेरी छड़ी। आई एम सॉरी। अब आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा। आप ठीक है ना? नहीं, I'm okay। आप संभाल के जाइए। हाँ जी, आप संभाल के जाइए। ओके, थैंक यू। क्या पता चला? बस इस आदमी को जो जहर दिया गया ना, वो भी किसी पौधे से ही बनाया गया है। क्या? ये भी किसी पौधे से? हाँ बस, लेकिन ये कौन सा जहर है, ये अभी तारिका पता कर रही है। इस जहर का नाम है रिकिनस कम्युनिस, और ये जहर पहले वाले जहर से भी बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक है। रिकिनस? अब ये किसी पौधे का नाम है क्या? हाँ फ्रेडी, ये किसी पौधे का नाम है। और बॉस, ये कोई आम पौधा नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और खूनी जो कोई भी हो बॉस, उसे पौधों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। हाँ, जानकारी तो होनी चाहिए पौधों के बारे में, तभी तो। लेकिन सर, इन हत्याओं की वजह क्या है? ना तो हमें रमन की हत्या का कारण पता है और ना समीर का, और दूर दूर तक इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। सर, समीर और रमन के बीच में एक चीज तो कॉमन है। क्या? माय गॉड, तो ये है वो कड़ी जो समीर और रमन को जोड़ती है। तो क्या दोनों ने एक ही गलती की? जी सर, रमन की तरह समीर ने भी अपने बूढ़े और कैंसर पेशेंट पिता को घर से निकाल दिया था। हमने उनके बारे में छानबीन की और एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने समीर के पिता को ढूंढने में मदद भी की और इस केस को एक नया मोड़ दिया। कौन है वो? सर, ये डॉक्टर दिनेश है। हेलो सर। कैंसर सेंटर के चोड़ी। समीर के पिताजी का इलाज यही कर रहे थे। डॉक्टर दिनेश, जरा एक बात समझाइए। समीर ने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाला था, तो फिर ये समीर के पिताजी आपके यहाँ कैसे पहुंचे, आपके कैंसर सेंटर में? किसी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। मैं हॉस्पिटल पहुंचा ही था जब मैंने इनको देखा। ये चेयर पे बैठ के कुछ बड़बड़ा रहे थे, हाथ में लिफाफा था। मैंने पूछा कि कौन है, लेकिन इनको कुछ याद नहीं था। मैंने उनके हाथ से लिफाफा लिया। पैसों के अलावा उसमें एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था कि इनको कैंसर है और हम इनको अपने यहाँ एडमिट करके इलाज शुरू करें। एडमिशन के लिए डिपॉजिट की रकम लिफाफे में है और इलाज के पैसे भी हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उनकी उम्र और हालत को देखकर मैंने उनको एडमिट तो कर लिया, पर मुझे चिंता थी अगर पैसे ना मिले तो। लेकिन भगवान का शुक्र है, अगले ही दिन इलाज के पूरे पैसे 10 लाख रुपए हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। 10 लाख रुपए? किसने ट्रांसफर किए? सर 100% खूनी ने दिए होंगे। सर, बैंक डिटेल से पता चल जाएगा। पता चल गया एक्चुअली, पैसे समीर की वाइफ रत्ना ने दिए थे सर। ये सब मेरी गलती है सर।
मेरी वजह से समीर की जान चली गई। मैंने ही उसे उकसाया था। पिताजी की देखभाल में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और सारी प्रॉपर्टी और सब हमारे नाम पर हो ही चुका था, तो मैंने ही समीर को कह के पिताजी को घर से निकलवा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? समीर के पिता तुम्हारे भी पिता समान थे, उनको ही घर से निकाल दिया। ये सब करने के बाद फिर उनकी इलाज के लिए 10 लाख रुपए क्यों दिए? मुझे किसी ने धमकी दी थी सर कि अगर पिताजी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो समीर को और मुझे मार देंगे। सर मैंने उन्हें 10 लाख रुपए दे दिए, फिर भी उन्होंने समीर को मार दिया और अभी भी कहा है कि अगर हर महीने पिताजी के इलाज के लिए 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो मुझे भी मार देंगे। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं। उसके बारे में कुछ याद है? उसकी आवाज, उसका लहजा, कुछ भी? कुछ भी याद नहीं। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर मैं मरना नहीं चाहती। सर मैं पिताजी को घर ले आऊंगी, मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगी, पूरी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत। सर प्लीज मुझे बचा। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें हम। तो भी जिस नंबर से इसे धमकी भरे कॉल आते थे वो नंबर ले लो और पता करो कहाँ का है। आप चलिए। सर हमने इतने सारे एंटीडोट्स बना लिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि खूनी इन्हीं में से किसी जहर का इस्तेमाल करेगा? अब कुछ भी हो जाए, हम खूनी का दिमाग तो नहीं पढ़ सकते ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है तारिका, लेकिन एक बात समझो, खूनी इन पौधों का जहर निकाल करके इस्तेमाल कर रहा है, इन पौधों का, पहले से भी ज्यादा तेज हर बार। तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। पता नहीं वो अगली बार कौन से पौधे का जहर किस पर इस्तेमाल करे, पता नहीं किस पर, कब, कहां, कैसे, किस पौधे का, पता नहीं। हेलो। हाँ पूर्वी बताओ। सर वो फोन बूथ जहाँ से कातिल ने रत्ना को धमकी भरे कॉल्स किए थे वो ये भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास है। भाईंदर रेलवे स्टेशन? वहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। जाहिर सी बात है उसने ब्लाइंड मैन के भेस में तो किया नहीं होगा। थोड़ा मुश्किल है पता लगाना। सर किसी को कुछ पता तो नहीं है, लेकिन एक खास बात यह है कि ये कॉल्स सुबह 11 से 12 के बीच किए गए हैं और रेलवे स्टेशन के पास एक बस स्टैंड भी है जहाँ से बस जाती है पुणे। बस स्टैंड भी पास में ही है, तो ट्रेन से भी जा सकता है और बस से भी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। भाईंदर, इसका मतलब कि खूनी मुंबई से ही है और सिर्फ समीर का खून करने के लिए पुणे गया था। तो पुणे वो ट्रेन से गया होगा या फिर बस से या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी या फिर खुद की गाड़ी से। वही तो सर, खूनी को पता था कि हम लोग रत्ना तक पहुंच जाएंगे और ये कॉल वाली बात खुलेगी, इसलिए वो हमें गुमराह कर रहा है। सर खेल खेल रहा है हमारे साथ। हाँ खेल खेल रहा है। अगर सर हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास उसके खिलाफ तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं और हमें यह भी नहीं पता है कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। पंकज,
इससे पहले कि खूनी अपनी शिकार तक पहुंचे, हम शिकार उसके सामने डाल देंगे। ये घटना आज सुबह 10 बजे की है। मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने रेल के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसने एक बुजुर्ग को ये करने पर मजबूर कर दिया। क्यों पकड़ के रखा हुआ है? छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। क्या करूंगा मैं जी करके? लेकिन आपके साथ हुआ क्या है? आखिर आप क्यों मरना चाहते हैं? क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? मुझे मेरे इकलौते बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, अकेले करके। मैंने अपने बच्चे को इतने प्यार से पाला पोसा और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बड़े दुख की बात है। आखिर क्या हो गया हमारी आजकल की पीढ़ी को? आपका बेटा करता क्या है? क्या करता है? स्कूल जाता है। टीचर है? नहीं, पढ़ता है। स्कूल में पढ़ता है। अभी 8 साल का ही तो है। जी क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? आपका बेटा कितने साल का है? कितने साल का है? आपने कहा 8 साल का है। मेरा बेटा 8 साल का है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं मर जाऊंगा। सुना आपने? इनका दावा है कि इनके 8 साल के बेटे ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। आखिर क्या वजह है? कौन है ये 8 साल का बच्चा? रेल की पटरी पर जान देने की कोशिश करने वाले बुजुर्ग के 8 साल के बेटे का पता चल गया है। वो दरअसल 33 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बुजुर्ग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब भी वो उसे 8 साल का बच्चा ही समझते हैं। उनका बेटा अमेरिका में रहता है और उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद ही बुजुर्ग ने अपनी जान देने की कोशिश की। आइए उनके बेटे से ही पूछते कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। सर एक सवाल सर, क्या ये सच है कि आपने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया है? हाँ, ये सच है। सर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको एक बार भी बुरा नहीं लगा? हाँ, निकाला मैंने और बुरा भी नहीं लगा। आप जानते हैं इनको? आपने कभी झेला इनको? इनको अल्जाइमर्स की बीमारी है। मैं पागल हो गया उनका ख्याल रखते रखते। मेरी खुद की एक लाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है। मैं क्या करूं? कब तक पैसे दे के इनका ट्रीटमेंट का काम कराते रहूं? मैं पैसे नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो गया। अरे यहाँ से, अरे छोड़ दो मेरा पीछा, मेरे दूर चले जाओ मुझसे। परेशान हो गया आपसे मैं। ये तमाशा देखो खड़ा कर दिया। खुश हो गए? चले जाओ, मुझे छोड़ गए यार। सर कभी आप भी तो छोटे थे ना। इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया और आपने इन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। तुमको बहुत प्यार आ रहा है? हाँ? जा अडॉप्ट कर ले जाके। दिमाग खराब मत करो मेरा। तुमको जो करना था ना तुमने आके कर लिया बवाल खड़ा। प्यार भी मिल गई ना तुमको, पैसे कमा लिए ना। हटो यहाँ से। तो देखा आपने कि किस तरह एक लड़के ने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, किसके साथ रह जाएंगे? इन्होंने अपनी सारी पूंजी अपने लड़के पे लगा दी और आज इनके लड़के ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। बड़े बच्चे गुब्बारे ले लो जल्दी। गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो। अरे बेटा गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो। गुब्बारे ले लो। गुब्बारे ले लो बेटा, गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो। सर एक अंधा बिल्डिंग की तरफ आ रहा है।
इतने सारे लोग? सर, इतने सारे अंधे एक साथ? हमने तो एक सोचा था, यहाँ तो 8-10 निकले। लगता है ये कोई चाल है। आप लोगों को जाना कहाँ है? एक मिनट आप लोग रुकिए। एक मिनट, यहाँ कैसे आ गए आप लोग? ये आप सब कहाँ हैं आप लोग? यहाँ क्या बात है? क्या हुआ? यहाँ आंखों का फ्री चेकअप होने वाला है। संपत है आप? संपत? उसने ही बुलाया था हम लोगों को। देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई शिविर नहीं है। कौन संपत कौन है? किसने बुलाया आपको? उसने ही तो बुलाया था यहाँ। पंकज! पंकज! क्या हुआ? पंकज! बोरा पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। आजा, जल्दी आजा। पंकज, तुझे कुछ नहीं होगा। पंकज, इसे एम्बुलेंस में लेके चलो। पंकज, पंकज, तुझे कुछ नहीं होगा। पंकज! तारिका, ये लो, इससे जहर का पता करो। अगर जहर का पता नहीं चला तो हम एंटीडोट नहीं दे पाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो तुम? सुना नहीं है पंकज, आंखें बंद मत होने देना। आदेश, हमारे पास इसका एंटीडोट हो, वरना हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर ये वाला जहर पहले वाले जहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तारिका, एक काम करो, नेशनल बायो सेंटर को फोन करो और उसे लाइन पर रखो। पंकज, डोंट वरी, पंकज। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता है। और सूत्र तो जहर ही बदल दिया। लेकिन सर, हमारे पास इतने सारे एंटीडोट्स हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा ना। कोई काम नहीं करेगा बॉस, ये पौधे का जहर ही नहीं है, उसने जहर बिल्कुल बदल दिया है। अब क्या होगा सर? करना कुछ यार। पंकज, कीप ब्रीदिंग, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सर, मेरा नाम मदन है। तुमने क्या ये सब? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मैंने जो किया सही किया। लोगों की जान लेना सही है? मैंने सिर्फ बुरे लोगों को सजा दी है सर। जो लोग अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते ना, उनको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। जब मेरी माँ की मौत हुई थी तो मेरी दुनिया उछल गई थी। उसी वक्त मैंने इस संयुक्त वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी। सर, वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग माँ बाप आते हैं ना, सब अपने बच्चों के सताए हुए होते हैं। ये देखकर मेरा खून खौल जाता है। मैंने उसी वक्त इस फैसला किया था कि मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा, इसीलिए मैं मार देता हूं इनको। क्या गलत किया मैं? सर, कुछ करो सर। कुछ नहीं कर सकते जब तक उस जहर का कंपोजिशन नहीं पता लगेगा फ्रेडी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इसे गलत एंटीडोट दे दिया तो ज्यादा खतरनाक होगा यार। सर, पंकज की हालत तो बिगड़ती जा रही है। सर, पल्स गिर रही है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाके कुछ नहीं होगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है वहां जाकर टेस्ट करें। मुझे जहर का नाम चाहिए यार। पंकज। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, पकड़ा गया। सर, खूनी मदन है। हाँ, जहर हम पता करते हैं।
कभी पता नहीं चलेगा तुमको, कभी पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। उसने भी पापा को सताया। मदन गाड़ी। ओह नो, मदन 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 मदन, एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा जल्दी। नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। मेरा काम हो गया है। नहीं मदन, मान लिया तुमने उन लोगों के साथ जो कुछ भी किया, मान लिया, लेकिन तुमने जिसे वो जहर चुबाया है वो बेगुनाह है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो जहर कौन सा बताओ? हाँ? BTX। सब उस जहर का नाम BTX है। सालुंखे, जहर का नाम है BTX। मदन, बस हो गया, you'll be all right। बस अब पंकज को कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। वेलकम माय बॉय। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम आदमी अच्छे थे मदन, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था। ये तो चला गया अभिजीत, पर चाहे कुछ भी हो जाए, इसका वो वृद्धाश्रम बंद नहीं होने देंगे।